आज देश की जर्नी पहुंचा है अखिल भारतीय किसान सभा राज्य कमेटी सदस्य व तारानगर किसानों के नेता कॉमरेड एडवोकेट निर्मल कुमार जी प्रजापत जी से हम बात कर रहे हैं, जो बजट पर चर्चा करेंगे। आज जो कल राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है उसको लेकर हम रूबरू हो रहे हैं। सर, जो कल जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है उसमें क्या क्या खामियां रही है, क्या क्या सौगातें मिली हैं राजस्थान के लोगों को, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, वर्तमान में जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों से आम जनता को उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर के सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी। भारत सरकार के बजट में पूरी तरह निराशा हाथ लगी है। राजस्थान सरकार के बजट में हम कह सकते हैं कि रसोई गैस का सिलेंडर जो उज्ज्वला कनेक्शन, हालांकि उसमें कितने कनेक्शन अभी प्रचलन में है, कितने बंद हो गए, वो एक आगे का विषय है। लेकिन राजस्थान सरकार ने गैस के ऊपर, रसोई गैस के ऊपर सब्सिडी दे करके आम जनता को राहत देने का काम किया है। उसके साथ साथ हम देखें तो चिरंजीवी योजना में जो पहले 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज था उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए किया है। ये एक सकारात्मक पहल है। एक्सीडेंट पे 5 लाख रुपए मिलते थे, उसको 10 लाख रुपए किया है। उसके साथ साथ बाकी अन्य जो चीज़ें हैं उनमें हम अगर पिछले साल के बजट की समीक्षा करें कि जितनी घोषणाएं हुई थी उसमें लागू कितनी हुई, ठीक उसी तरीके से ये एक चुनाव में लोगों को आकर्षित करने मात्र की जिस तरीके से घोषणाएं की हैं उस तरीके से प्रैक्टिकली इतने कम समय में ये लागू नहीं हो सकती। और अपने पास बजट की क्या स्थिति है, सरकार का बजट की क्या स्थिति है, उसको हम जनता में लागू कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में विरोधाभासी है। इसलिए हम इस बजट को ये कह सकते हैं कि जनता को जितनी, आम जनता को जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक ये बजट नहीं है, थोथी घोषणाओं के ऊपर आधारित ज़्यादा है। यहाँ अपने तारानगर के अंदर कुछ एक ऐसी सौगातें मिली है जिसमें कृषि महाविद्यालय है, यहाँ का एक्शन ऑफिस है और ददरियावा का उप तहसील है, तो क्या ये साबित हो जाएगी इसमें? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा तारानगर कोटा सीकर के बाद में शायद तारानगर का ही नाम है। जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षण संस्थानों के प्रति अभिभावकों का लगाव बढ़ा है, तारानगर इन्हीं आसपास के लोग भी यहाँ पर अपने बच्चों को, आसपास के ज़िलों के लोग भी अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है वो एक सकारात्मक पहल है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में अभी यहाँ पर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। हमारा MJD जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें कला संकाय में बहुत सारे सब्जेक्टों की आवश्यकता है, जिसके लिए आज भी विद्यार्थियों को चूरू, जयपुर, बीकानेर जाना पड़ता है। PG के क्षेत्र में बहुत सारे सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी कॉलेज एजुकेशन में तारानगर क्षेत्र में जितने भी सीनियर स्कूल है वहाँ पर नए सब्जेक्ट साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के वो लागू करवाने की और उसके साथ बेहतर फैकल्टी ये करवाने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर इस बजट में जितना मिलना चाहिए था उस उम्मीद के मुताबिक नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज का जो तारानगर को मिला है वो सकारात्मक रूप में हमें लेना चाहिए। अभी जो किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए की जो सिंचाई के लिए जो साधनों की व्यवस्था के लिए और 16,000 हेक्टेयर का जो काम चल रहा है या कुछ जुड़ के आया है उसमें, उसके लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से आम जनता को और हमारे जनप्रतिनिधियों को ये स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आप जुमलेबाजी नहर के नाम पे बंद करें। इसलिए करें, हमारी चौधरी कुमाराम लिफ्ट केनाल जिसमें रावत सर, नौर, कुछ सरदार सर, तारानगर के हल्के में 1,12,622 हेक्टेयर ज़मीन कमांड है। 2,40,000 हेक्टेयर थी। 28 अक्टूबर 2005 को उस समय की भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार ने उस रकबे को घटा करके 1,02,622 हेक्टेयर कर दिया। 2008 में SN थानवी जब इरिगेशन के चीफ सेक्रेटरी थे, राठौड़ साहब जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए, उस समय 10,000 हेक्टेयर रकबा परिस्थितियों बस, किसी के प्रयास से नहीं,
हालांकि वो भी जुमला ही करने के लिए आए थे, लेकिन उसके ऊपर जो परिस्थितियां इस तरीके की हो गई वो रकबा जुड़ गया। आज चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 1,12,622 हेक्टर रकबा कमांड है और पानी वर्तमान में लग रहा है 92,000 हेक्टर में। हमारी पिछली सरकार जो 5 साल में बदलती रहती है, हमारे जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, उनके निकम्मेपन के कारण, उनकी उदासीनता के कारण, उनके फेल्योर सिस्टम की वजह से हमारा 20,000 हेक्टर रकबा आज भी कमांड है, लेकिन वहाँ पे नहरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। उसी को लेकर के जयनारायण जी कह रहे थे हम 17,000 करोड़ रुपए लेके आए हैं, उसी को लेकर के अब 16,000 की जुमलेबाजी वर्तमान विधायक ने शुरू कर दी है। हमारी जो मांग है वो मांग है 2,40,000 हेक्टर रकबा जोड़ा जाए और उस रकबे के ऊपर नहरों का निर्माण शुरू किया जाए। नई नहर बनाने के लिए 1 रुपया बजट इस बजट में नहीं दिया गया है। आप देखेंगे 17,000 रुपये हमारी सरकार ने दिया, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी कहती रही। और जो डिग्गी बनी, या तो माइनर से खाड़े में पानी नहीं आ रहा है, अगर खाड़े में आ रहा है तो उससे डिग्गियों में पानी नहीं आ रहा है। आज तक 5 साल का वसुंधरा राजे का कार्यकाल चला गया, 4 से ज़्यादा गहलोत साहब का कार्यकाल चला गया, आज तक उन डिग्गियों पर बिजली के कनेक्शन नहीं हुए। डिग्गियाँ जर्जर हालत में हो गई। जो पाइपलाइन डाली थी वो पाइपलाइन पूरी तरह बहुत घटिया स्तर का उसमें मटेरियल था। इसके बजाय तो किसानों ने अपने खेतों में निजी डिग्गियाँ बना रखी हैं। उन डिग्गियों पे बहुत बड़ा खर्चा लगा है। 1-1, 2-2 किलोमीटर से पाइपलाइन खींच के लाए हैं, 10-10, 15-15, 5-5 किसान समूह बना करके। तो पैकेज के रूप में उन किसानों का सर्वे करवा करके डिग्गी और पाइपलाइन का उनको मिलना चाहिए था। स्प्रिंकलर हमारे यहाँ पे नहर का एक तो आईजीएनपी जो मुख्य खंड है, जो तारानगर में एक्शन है, तो यहाँ पर जो ऑफिस है उसकी जिम्मेदारी है मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर बनाना। उसके बाद में माइनर बनने के बाद में खेत तक पानी जाएगा कैसे, ये जिम्मेदारी थी। जो सावा में हमारी कॉलोनी बनी हुई है आईजीएनपी की, सीएडी का कनाल एरिया डेवलपमेंट जो विभाग था, वो हमारे जनप्रतिनिधियों की नाक के नीचे से सावा से राउतसर शिफ्ट हो गया। उसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि हम सीएडी का विभाग है वो यहाँ लेके आएंगे, हम यहाँ किलाबंदी करवाएंगे, चकबंदी करवाएंगे। तो बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जिनको हम जन संघर्षों के माध्यम से करवाएंगे। रही बात पीएचडी का, पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस यहाँ आ गया, एहसान थोड़ी किया है किसी पे। यहाँ आईजीएनपी का एक्शन बैठता है, पीएचडी का एक्शन बैठता है, पीडब्ल्यूडी का एक्शन इतने लंबे समय तक नहीं बैठ रहा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो समय के साथ, ज़रूरत के साथ उप तहसील ददरेवा बनी है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को मद्देनज़र जो भी सरकारें आएंगी उनको शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये जो नीतिगत मसले हैं इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप तो बड़े ताज्जुब की बात है, चूरू से लेकर तारानगर, तारानगर से सावा नौर तक ये सड़क जिसने खून के आंसू इस इलाके की जनता को रुला दिए थे, उसके बाद में बन रही है। उसमें भी हमारे एमपी साहब कह रहे हैं कि हमारे अथक प्रयासों से बन रही है, हमारे विधायक जी कह रहे हैं हमारे अथक प्रयासों से बन रही है, जबकि वो टोल रोड बन रही है। आम जनता की आते और जाते वक्त वहाँ जेब कटेगी। तो ये सौगात जो है वो इन्होंने ज़रूर दी है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की हालत भी आप देख सकते हो। हमने हमारे हर संघर्ष में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। ग्रामीण सड़कों पर नई तो नहीं, लेकिन पेचवर्क का काम जो है वो हमारे संघर्षों से हुआ है और आने वाले समय में भी जन संघर्षों के माध्यम से सरकारें जिसके भी बनेगी उसको उसके आम जनता के काम करवाने का उन सरकारों से हम प्रयास करेंगे। कल के बजट में सरकार ने जो विद्यार्थी है और जो बेरोजगार जो परीक्षा फॉर्म भरते हैं उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की घोषणा करके कहा है कि आगे जो भी परीक्षाएं लगेगी उसमें 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? घोषणा के रूप में बहुत अच्छा है, लागू करने में कितना सकारात्मक पहल कर सकते हैं ये अभी आगे समय के अनुसार तय होगा। सकारात्मक प्रयास है, लेकिन बेरोजगारों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद ये थी कि बड़ी मुश्किल से हम कोचिंगों में तैयारियां करके एक वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं, वहाँ तक परीक्षा तक पहुँचने में एक लंबा स्ट्रगल सफ़र जो है विद्यार्थी को करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में एक के बाद एक जो पर्चे लीक हुए हैं पिछले दिनों राजस्थान में, हालांकि बीजेपी वाले कह रहे हैं इनकी सरकारों में भी हुए थे, पर्चा लीक करने वाला जो
पेपर माफिया गिरोह है, जो शिक्षा माफिया गिरोह है, ये नया नहीं पैदा हुआ है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। अभी कह दिया हम इसके ऊपर एसओजी का हम गठन कर रहे हैं, वो जांच करेगी, तो एसओजी तो हमेशा से थी, अभी भी जांच कर रही है। इनको रोका कैसे जा रहा है? पहले कोई एक अपराध होगा, पर्चा लीक होगा, फिर वो वैकेंसी खारिज होगी, फिर एसओजी जांच करेगी। आप अभी तक उसी प्रयास में लगे हुए हैं। आपको कोई ना कोई रणनीति ये तय करनी पड़ेगी कि पेपर लीक की घटनाओं को 100% रूप से कैसे रोका जाए। ये उम्मीद हमारे बेरोजगारों को थी, जिसके ऊपर उनको निराशा हाथ लगी है। बाकी बहुत सारे महकमों में रिक्त पद आज भी खाली पड़े हैं, उनको उनके ऊपर वैकेंसी निकलने की भी उम्मीद थी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है, ये सकारात्मक कदम है। जो सहकारी समिति का जो ऋण है, वो कर्जा है, उस माफ़ को लेकर आप क्या कहेंगे? कौन से लोगों का माफ़ करेंगे? देखिए, सहकारी समिति में वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, उस समय अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में कर्जा माफ़ी का आंदोलन चला। सरकार ने घोषणा की कि हम 50% कर्ज 50,000 रुपये कर्जा माफ़ करेंगे। फिर कहा कि हम एरिया फैक्टर लगाएंगे। 2 हेक्टर तक जिन किसानों का 50,000 है, तो आपने 2,000 रुपये से ऊपर किसी को कर्जा दिया ही नहीं, तो 2 हेक्टर का 16,000 से ऊपर कर्जा था ही नहीं। और वाहवाही कितनी लूटी? 50,000 की। उससे ऊपर जितना बड़ा किसान था, उतनी अमाउंट उसकी छोटी होती गई। वाहवाही लूटी 50,000 की। गहलोत साहब ने कहा कि आपका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया गया है, कोऑपरेटिव में किया भी। उसके बाद में वापस कर्जा दिया, जो पहले मिला हुआ था उससे घटा करके, और वाहवाही लूटी संपूर्ण कर्जा माफ़ी की। तो ठीक इसी तरीके की किन का माफ़ करेंगे? जो दीर्घकालीन ऋणी किसान है उनका करेंगे, अल्पलोनी है उनका करेंगे, या जो डिफ़ाल्टर हैं जिनके एनपीए खाते हैं उनका करेंगे। तो ये स्पष्ट कहीं नहीं किया है, सिर्फ एक जुमलेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज किसान की हालत कर्जे को लेकर के सबसे बड़ी ख़राब है। मोदी जी ने 2014 में ये कमिटमेंट किया था देश के किसानों से कि मेरी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में, पहले ही बजट में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। वीडियो आज भी मिलते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सीकर में राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि आप तो 10 गिनना, 10 गिनने के बाद में कर्जा माफ़ हो जाएगा। आज कॉमर्शियल बैंकों में किसानों के कर्जे के ऊपर कोई चर्चा दोनों सरकारें नहीं कर रही है। हम इन सरकारों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन, संघर्ष के मैदान में किसान को लेके आएंगे, और किसान की ज़मीन की कुर्की और नीलामी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। ये ऐलान हमने पहले भी कर दिया, और 3 मार्च को जो किसान महापंचायत हम कृषि उपज मंडी तारानगर में फसल बीमा, नहर और किसानों के कर्जे के मुद्दे पे बुला रहे हैं, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से ऐलान करेंगे। आप इस बजट में सरकार को कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर देने वाली परंपरा यहाँ नहीं है। यहाँ जनता के जो मुद्दे थे, बड़ी उम्मीद थी तारानगर तहसील के किसानों को कि नहर के निर्माण को लेकर के निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस बजट में घोषणा होगी। तारानगर और हमारे चूरू ज़िले के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको क्षेत्र है, इनके डेवलपमेंट के लिए, छोटे उद्योग धंधों के लिए सरकार की तरफ से कोई लोन के सब्सिडी के रूप में कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। उससे इंडस्ट्री बढ़ती, रोज़गार के अवसर भी मिलते। कृषि उपज मंडी को, जो हमारी मंडी हर बार घोषणा करते हैं कि तारानगर में मंडी शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरू होने के नाम पे ये 5वां बजट राजस्थान सरकार का चला गया। आज भी कृषि उपज मंडी तारानगर की शुरू नहीं हुई है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए पैकेज की कोई घोषणा करती। सरकारें तारबंदी के नाम पे, देखिए आप कितनी बड़ी घोषणाएं की है, हम तारबंदी के लिए, आप अगर गिनने के लिए जाओगे तो दूरबीन लेके आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी खेत की तारबंदी नहीं है। सरकार को करना ये चाहिए था। वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस समय भी तारबंदी के लिए फार्म भरवाए थे। इस सरकार के आने के बाद में प्रति वर्ष तारबंदी के फार्म भरवाए जाते हैं, और जो लाभ किसान को मिलता है वो ऊँट के मुंह में जीरा। हम ये कहना चाहते हैं, प्रत्येक किसान ने अपने खेत की तारबंदी की हुई है आज के समय, 90% से ज़्यादा। आप उनका सर्वे करवाइए, और पैकेज के तौर पे आपको जो भी कुछ देना है उस किसान को डायरेक्ट आप रिलीफ के तौर पे दें। क्यों कि आज खेती बहुत महंगी जो हुई है, वो उसके पीछे एक ये भी मुख्य लागत का कारण है। तो
श्रमिक कल्याण के जो बच्चियों के शादी पे शुभ शक्ति के नाम से, छात्रवृत्ति के नाम पर, जापे के नाम पे जो पैसे मिलते थे, वसुंधरा राजे की पिछली सरकार के अंतिम 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ चूरू तहसील के लोगों को कमोबेश लाभ मिले, बाकी ज़िले की अन्य तहसीलों के लाभ के काम रोक दिए गए। और इस सरकार के 4.5 साल होने जा रहे हैं, आज तक वो लोग हैं उनका अभी पिछले दिनों सत्यापन करवा रहे हैं। मतलब आप 5 साल बाद किसी का सत्यापन करवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप फॉर्मेलिटी के नाम पे वाहवाही लूटने का काम ज़्यादा किया है। मूलभूत चीज़ों पे जिससे जनता को उम्मीद थी उनके ऊपर काम कम हुआ है। जो रोडवेज बस में 75 किलोमीटर की जो यात्रा है वो फ्री की है स्टूडेंट के लिए, और महिलाओं के लिए 50% की, और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की कि हर आने वाले बजट में 15% वृद्धि की जाएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार की घोषणा मैंने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन लागू तब होगी जब कम से कम हमारे यहाँ सरदारसर डिपो में 100 बसें, कम से कम 100 बसें और देंगे, अन्यथा घोषणा बन के रह जाएगी। सरकार ने 1000 बसों की, नई बसों की घोषणा की राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान में कितने डिपो हैं? 1000 बसों से काम नहीं चलेगा। अकेले सरदारसर डिपो को 100 बसें देंगे तब जाकर के काम चलेगा। आप देखो कितने डिपो हैं। सरकार की घोषणाओं को धरातल पर लागू करने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है उतने संसाधन सरकार को जुटाने होंगे, तब जाकर के हम समीक्षा कर पाएंगे कि इसका इन घोषणाओं का जनता को लाभ कितना मिला। जिस तरीके से घोषणाएं की हैं, पर्याप्त मात्रा में इतनी बसें हैं नहीं। आप हमारे यहाँ देखो, कुछ रूट तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्राइवेट बसें ही चलती हैं, वहाँ सरकार की घोषणाएं मात्र घोषणाएं बन के रह जाएंगी। इसलिए प्रत्येक रूट के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में भी, ग्रामीण रोडवेज की ग्रामीण जो सेवा है पूरे तहसील में बंद के करीब है। सिर्फ तारानगर से नौर भादरा और तारानगर से राजगढ़, इस रूट के ऊपर रोडवेज बसें चलती हैं। बाकी आप देखेंगे सरदारसर के ऊपर बहुत कम है, चूरू के ऊपर तो है ही नहीं, साथियों राजपुरा के रूट पे नहीं है, गाजवास के रूट पे नहीं है, तो आपके पंडरेऊ का जो रूट है उसके ऊपर नहीं है। अकेले तारानगर की स्थिति नहीं है, ऑल ओवर सब जगह सरकार व्यापक स्तर पर बसों की, उसके बाद में बसें करेंगी, बसों की खरीद करेंगे, तो आप ड्राइवर और कंडक्टर उनकी भर्तियां भी निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के ऐसा लगेगा कि हाँ सरकार की इस घोषणा का भी जनता को लाभ मिलेगा। आपका जो संगठन है इस बजट को लेकर क्या कहेगा? इस बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनको लागू करवाने के लिए जनता को साथ लेकर के संघर्ष करेंगे, और जो जिन मुद्दों के, चाहे नहर का सवाल हो, चाहे कर्ज माफ़ी का सवाल हो, चाहे फसल बीमे का सवाल हो, चाहे एजुकेशन में डेवलपमेंट का सवाल हो, सड़कों की स्थिति का सवाल हो, जो घोषणाओं में छूट गए हैं उनको भी अपने जन संघर्षों के माध्यम से लागू करवाने का प्रयास करें। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका भी इस महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए।